हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है जिसमें हम सीरीज़ 94 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 95 के बारे में। सीरीज़ 94 में हमने डिस्कस किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15 वर्ड्स यानी 2 मार्कर प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों को, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 वर्ड्स की हंड्रेड वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले ये बोल दूं कि जितने भी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं आपको, उनकी आप डेली प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही आप अपनी एक कॉपी अलग से बना सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपके नोट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वहाँ पीछे की तरफ भी ये आंसर लिख सकते हैं। मैंने जिस सब्जेक्ट की कॉपी है, जैसे मान लो अगर पब्लिकेट की है तो पब्लिकेट के पीछे पब्लिकेट के सब्जेक्ट वाइज आज आप अपने क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। ओके, और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और दिया हुआ भी है, हर वीडियो के लिंक में दिया हुआ है नीचे। वहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करके प्लेलिस्ट को डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सक्रिय व निष्क्रिय टीकाकरण को 2 उदाहरण सहित समझाओ। सक्रिय व निष्क्रिय टीकाकरण को उदाहरण सहित समझाना है। ओके, सक्रिय टीकाकरण और निष्क्रिय टीकाकरण। सक्रिय को बोलेंगे हम एक्टिव और निष्क्रिय को बोलेंगे हम पैसिव, क्योंकि कई बार है ना इंग्लिश वर्ड्स देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं करते इंग्लिश वर्ड्स। सक्रिय एक्टिव और निष्क्रिय पैसिव। तो सक्रिय है वैक्सीनेशन, एक्टिव वैक्सीनेशन क्या है, और पैसिव वैक्सीनेशन क्या है। एक्टिव वैक्सीनेशन सक्रिय टीकाकरण में क्या होता है, इसमें टीके के रूप में विशेष रोग के प्रतिजन एंटीजन को शरीर में प्रवेश करवाते हैं, जिससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इनके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है तथा इस प्रथम मुठभेड़ को याद करवाता है। भविष्य में जैसे ही उस रोग का रोग कारक शरीर में प्रवेश करता है, वह हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर उस रोग कारक को नष्ट कर देता है, जैसे पोलियो का टीका। दोबारा इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि टीके के रूप में विशेष रोग के प्रतिजन या एंटीजन को शरीर में प्रवेश करवाते हैं। कोई भी विशेष रोग हो गया, उसके प्रतिजन या फिर एंटीजन को शरीर में जब हम एंटर करवाते हैं, तो शरीर का जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और एंटीबॉडी जो निर्माण करता है वो उस रोग के लिए क्या होता है, रोग को काटने वाला होता है। यानी रोग को प्रथम बार याद दिलवाता है, शरीर को पहली बार याद दिलवाता है कि अटैक हुआ है, और जैसे ही अटैक होगा तो भविष्य में उस रोग का कभी भी अटैक होगा तो उससे रक्षा जो है ये एंटीजन या प्रतिजन करता है। जैसे ही उसने अटैक किया तो रोग कारक शरीर में प्रवेश करेगा, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, और उससे उस रोग को नष्ट कर देगा। रोग को नष्ट करने से आशय ये है कि रोग कारक जो है उसको नष्ट कर देता है। जैसे पोलियो का टीका इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, एक्टिव वैक्सीनेशन। इसी तरह हम निष्क्रिय टीकाकरण की बात करें तो निष्क्रिय टीकाकरण में क्या होता है, इसमें शरीर को रोगों से रक्षा के लिए सीधे बने बनाए प्रतिरक्षी को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, लेकिन यह शीघ्रता से कार्य करता है, लेकिन कम अवधि तक ही प्रभावी होता है, जैसे टिटनेस का टीका। कहने का आशय यह है कि शरीर की रोगों से रक्षा करने के लिए बने बनाए सीधे डायरेक्ट टीके होते हैं। प्रतिरक्षी को डायरेक्ट प्रतिरक्षी जो होता है उसी को शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है। कोई एंटीबॉडी का निर्माण इसमें नहीं होता है, अलग तरीके की प्रोसेस के थ्रू होता है, लेकिन वैसे जैसे प्रतिजन एंटीजन को शरीर में प्रवेश करवा के जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है उस तरह से नहीं होता है। लेकिन यह शीघ्रता से कार्य करता है, और लेकिन कम अवधि के लिए काम करता है। कार्य तो ये फटाफट करता है, इसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है, लेकिन बिल्कुल कम अवधि के लिए प्रभावी रहता है, जैसे टिटनेस का टीका कुछ वीक्स तक ही रहता है ये। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 तकनीक क्या है, इसका महत्व बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। CRISPR-Cas9 क्या होता है। CRISPR-Cas9 का मतलब है कि यह एक जीन इंजीनियरिंग का एक भाग है। जीन एडिटिंग उपकरण कहला जाता है यह जीनोम के कुछ भाग को DNA अनुक्रम से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। ये क्या करता है, जीनोम को कोई भी भाग हो गया उसको DNA अनुक्रम से निकाल भी सकता है, जोड़ भी सकता है, या फिर बदलने, तीनों ही काम करने में क्या है, सक्षम है CRISPR-Cas9 तकनीक। जीन एडिटिंग का एक उपकरण है जिसमें क्या किया जाता है, DNA के कुछ भाग को DNA के अनुक्रम से निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बदलाव करते हैं या फिर जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अब Cas9 का आशय क्या है। Cas9 एक तरह से एक जैविक कैंची होती है। यह एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो आणविक कैंची की तरह कार्य करते हुए
ये क्या होता है, एक एंजाइम हो गया जो आणविक कैंची के लिए, जैविक कैंची के लिए कार्य करते हुए जीनोम में डीएनए के स्ट्रैंड को विशिष्ट स्थान से काटता है। डीएनए के स्ट्रैंड को काटने में काम आता है। जीनोम में डीएनए हो गया, डीएनए के स्ट्रैंड को विशिष्ट स्थान से काटता है। ये मान लो वांछित कोई भाग है, हमें वही काटना है, ये एक लंबा मान लो कुछ भी है, तो यहाँ से हमें यही काटना है, तो ये काटने के लिए हमें क्या करता है, हेल्प करता है Cas9, जो कि क्या है, एक एंजाइम। जीआरएनए का हो गया, यह एक आरएनए अनुक्रम का टुकड़ा होता है। ये क्या होता है, एक आरएनए अनुक्रम का टुकड़ा होता है। यह डीएनए के उस विशिष्ट अनुक्रम को ढूंढता है, विशिष्ट अनुक्रम को ढूंढने का कार्य करता है जिसको काटना होता है, उसके साथ बंधन बना लेता है। जीआरएनए क्या करता है, अनुक्रम का टुकड़ा होता है जो क्या करता है, डीएनए के उस विशिष्ट अनुक्रम को ढूंढता है जिसको हमें काटना होता है और उसके साथ बंधन बना लेता है, जिससे काटना क्या होता है, आसान हो जाता है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, पेचिस का रोग कारक, लक्षण, बचाव के उपाय बताइए। अब जैसे यहाँ पे एक रोग पूछा है पेचिस, तो आपको कोई भी रोग पूछता है, क्योंकि रोग जो है वो अपने सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, तो रोग की कारक क्या है, यानी रोग का कारण क्या है, प्लस में रोग का वाहक क्या है, और रोग जो है किस टाइप का है, जीवाणु से है या फिर विषाणु से है, किससे है, उसके लक्षण क्या क्या हैं और बचाव के उपाय, ये सभी आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से याद रखना है। ओके, तो अब पेचिस की बात करें तो पेचिस का दूसरा नाम है अमीबियासिस भी बोलते हैं इसको। रोग कारक क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये आपको ध्यान रखना है, रोग कारक कौन सा है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। अब इसकी वाहक जो होती है वो हमारी घरेलू मक्खी इसकी वाहक होती है पेचिस की। संक्रमण अशुद्ध भोजन व जल से, जब भी हम कभी अशुद्ध भोजन कर लेते हैं या फिर अशुद्ध जल का सेवन कर लेते हैं तो ये रोग फैल जाता है, पेचिस। ओके, अब लक्षण क्या है, जैसे कब्ज हो जाती है, पेट में दर्द होता है, मरोड़े आते हैं, ऐंठन हो जाती है, ये सभी इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। बचाव या उपचार, हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में भिगोकर उपयोग में लेवे। अब बचाव उपचार, हरी सब्जियां जो भी होगी उनको पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में भिगोकर ही इसको काम में लेना है। रोगी के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जाना चाहिए, स्वच्छता ही जरूरी है। ओके, तो इस तरह से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये है, राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र द्वारा वर्तमान में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, टिप्पणी कीजिए। राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, कहाँ है, सबको पता होगा जो आज इसकी तैयारी कर रहे हैं, जोधपुर में स्थित है राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र। तो इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में टिप्पणी करनी है। तो इसके द्वारा पहला कार्य है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हेतु विभिन्न फसलों के लिए खाद्य का उचित प्रबंधन करने के लिए कृषि विभाग को आवश्यक आंकड़े देना। ये क्या करता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हेतु जितनी भी फसलों के लिए खाद्य का उचित प्रबंधन करने के लिए कृषि विभाग को जो भी आंकड़े चाहिए वो उपलब्ध करवाता है ये केंद्र। ओके, फिर है राजस्व मंडल अजमेर के सहयोग से राज्य के समस्त गाँव के खसरा मानचित्रों को डिजिटलाइजेशन एंड जियो रेफरेंसिंग का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। राजस्व मंडल अजमेर के सहयोग से क्या करता है, जितने भी गांव है, समस्त गांव है, उनका खसरा मानचित्रण का डिजिटलाइजेशन और जियो रेफरेंसिंग का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा कार्य करता है सैक, अहमदाबाद अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के सहयोग से राज्य के विभिन्न हिस्सों में वेटलैंड मैपिंग एवं उनकी निगरानी हेतु कार्य किया जा रहा है। सैक अहमदाबाद अंतरिक्ष विभाग जो है भारत सरकार के सहयोग से क्या करता है, विभिन्न हिस्सों की वेटलैंड मैपिंग और उनकी निगरानी का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। चौथा कार्य है अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के सहयोग से राज्य में विभिन्न हिस्सों के जल ग्रहण विकास विभाग द्वारा जल ग्रहण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो इसके चार कार्य क्या हुए, एक तो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए कृषि के लिए उचित प्रबंधन करना, राजस्व मंडल अजमेर के सहयोग से राज्य के समस्त गाँवों में खसरा का मानचित्र करना और निगरानी हेतु वेटलैंड का कार्य करना, जल ग्रहण विकास का कार्य करना, ये सारे इसके क्या हो गए हैं, कार्य हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंडिया एआई मिशन क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। इंडिया एआई मिशन क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसको एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु लाया गया था। कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, इंडिया एआई, कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, इंडिया एआई हो गई इसकी, और यह एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसको एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु लाया गया था। फिर उद्देश्य इसके क्या हो गए हैं, उद्देश्य ये है कि एआई नवाचार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के जरिए इकोसिस्टम तैयार करता है। एडवांस एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना तैयार करने के लिए 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयू की स्थापना की जाएगी। इसमें क्या होगा कि एडवांस एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना को तैयार करने के लिए 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है जीपीयू, इसकी स्थापना भी इसमें की जाएगी। इसके अलावा
लोकतंत्रीकरण डेटा की गुणवत्ता में सुधार तथा स्वदेशी एआई क्षमताओं का विकास करके भारत एआई इकोसिस्टम का उत्तरदायित्वपूर्ण समावेशी विकास भी इसमें किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु इंडिया ए मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का मंजूरी दी है 10,300 रुपये की इसको मंजूरी भी इसमें दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को समझाते हुए इसका आनुवंशिक महत्व बताइए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों की द्विगुणित जनन कोशिकाओं तथा थैलोफाइटा के युग्मनजों में होता है। इसमें अगुणित लिंग कोशिकाओं तथा युग्मकों का निर्माण होता है। इन युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं की तुलना में आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों की द्विगुणित जनन कोशिकाओं और थैलोफाइटा की युग्मनजों में होता है ये, और अगुणित लिंग कोशिकाओं तथा युग्मनों का निर्माण इसके अंदर होता है, और गुणसूत्रों की संख्या वो क्या होती है, जनक कोशिकाओं की तुलना में इसमें आधी रह जाती है। अब इसका महत्व देखें तो महत्व ये है कि यह सुनिश्चित करता है कि प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, समान हो। आनुवांशिक भिन्नता भी उत्पन्न करता है जो विविधता को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। इस विभाजन के कारण जनक के समान ही कोशिकाएं क्या होती है, पैदा होती है। इसके कारण एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, यानी एक कोशिकाएं उसके द्वारा क्या बनती है, 4 कोशिकाओं का इसमें निर्माण हो जाता है। तो आनुवांशिक भिन्नता भी उत्पन्न करता है, विविधता को बढ़ावा देने में मदद करता है। विभाजन के कारण जनक के समान कोशिकाएं भी इसमें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एस्को के सांद्रण की झाग पल्लवन विधि को समझाइए। एस्को के सांद्रण की झाग पल्लवन विधि, इधर आप डायग्राम बना देंगे, ठीक है, आप डायग्राम बना देंगे। डायग्राम में हम देखो जैसे कि ये जो विधि होती है बेसिकली सल्फाइड एस्को के सांद्रण के लिए प्रयोग की जाती है। तो सल्फाइड एस्क इसमें हम डाल देंगे, फिर उसके बाद में हम कंप्रेस्ड एयर भी डालेंगे। इसके अलावा हम वाटर जो है वो भी, वाटर को भी हम कंटेनिंग कुछ करेंगे, और सल्फाइड एस्क को भी हम क्या करेंगे, इसमें विदोलक द्वारा इसको हिलाएंगे, जिससे हमें झाग उत्पन्न होगा, और झाग जो है वो सतह पर तैरने लगेगा, उसको हम अलग कर लेंगे और फिर सुखाकर कर लेंगे। तो डिटेल से हम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। झाग पल्लवन विधि सल्फाइड एस्क को गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। इस विधि में चूर्णित एस्क का पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है। इसमें संग्राही एस्क की अम्लदेयता को बढ़ा देता है और तथा फैन स्थायीकरण फैन को स्थायित्व प्रदान करता है। एस्क के कण तेल से, जबकि गैंग के कण जल से भीग जाते हैं। घूर्णित क्षेपणी मिश्रण को विलोपित करती है, जिसमें क्या होता है, वायु प्रवाहित की जाती है और परिणाम स्वरूप फेन बनता है, जिसमें एस्क के कण एकत्र हो जाते हैं और फेन हल्का होता है, जिसे हम मथ कर निकाल लेते हैं। इससे एस्क के कणों को अलग करने के बाद उनको सुखा लिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये विधि आपको ध्यान से रखनी है और डायग्राम भी आपको जरूर बना के आना है। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न विधि का पूछा जाता है तो आपको जरूर बना के आना है। तो आई होप आज की सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।